हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डिटर्मिनेंट का जो फोर्थ वीडियो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा जो पॉइंट बचा है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट। यानी हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन, 3 वेरिएबल इक्वेशंस दी जाती हैं जिनको हम लोग 10th में भी सॉल्व करते थे साइमल्टेनियसली लाइक दैट। अब हम लोग नया मेथड सीखते चल रहे हैं। जैसे मैट्रिसेस में सीखा तो इन्वर्स से निकालना सीखा, ऐसे ही डिटर्मिनेंट में अगर हम देखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी ये सॉल्व की जा सकती हैं। तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि सबसे पहले आप इसके डिटर्मिनेंट में डी फाइंड करते हैं। बस ये डी कैसे निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये डी हो गया। फिर डी एक्स निकालते हैं आप। डी एक्स का मतलब एक्स वाले कॉलम को हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट रख दीजिए, C1 C2 B1 B2। फिर डी वाई निकालते हैं आप। डी वाई कैसे निकालते हैं बेटा? डी वाई का मतलब है वाई वाला कॉलम आप हटा दीजिए और उसकी जगह कांस्टेंट रख दीजिए, दिस इज कॉल्ड डी वाई। यानी डिटर्मिनेंट इसमें भी यूज़ हो रहा है बट एक पैटर्न से यूज़ हो रहा है कि अगर मुझे डी फाइंड करना है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को ले लो। डी एक्स निकालना है तो एक्स वाला कॉलम बंद करके उसकी जगह कांस्टेंट रख दो। ये एक्स का कॉलम का प्लेस था जिसमें हमने कांस्टेंट C1 C2 रख दिया, बाकी B1 B2 एज इट इज़। अब डी वाई निकालना है तो वाई वाले कॉलम को पैक करो, तो यानी ऑब्वियस सी बात है वाई वाली पोजीशन में मैंने C1 C2 रख दिया और कांस्टेंट एक्स वाला A1 A2। अब अगर मुझे x फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? dx अपॉन डी। और y फाइंड करना है तो dy अपॉन डी। बस सिंपल सी बात थी। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल। हमने क्या कहा आपसे? बिना एग्जाम्पल तो पढ़ना बेकार है। हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा करते हैं, इसको 2 लिख देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एनीवे, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले d फाइंड किया 2 1 3 2, दिस इज d। फिर हमने dx फाइंड किया, x वाले कॉलम को हटाकर वहाँ कांस्टेंट रखा और y की जगह पर एज इट इज़ रखा। फिर dy फाइंड किया 2 1, x वाली पोजीशन फिक्स थी, y वाली हटा दी, 3 2 हटा दी, उसकी जगह कांस्टेंट 5 7। ज़रा इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। इसको सॉल्व करो, 10 माइनस 21 दैट इज़ माइनस 11। इसको सॉल्व करो, 14 माइनस 5 दैट इज़ 9। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, अब इसको हम लिखते हैं। x कैसे निकलेगा? dx अपॉन डी। तो आपने चुपचाप उठाया -11/1 -11। y की वैल्यू dy अपॉन डी 9/9। हमेशा मैंने कहा वैल्यू रख कर ज़रूर चेक करो। तो ये उठाकर 11 2 22 -22, कहीं कुछ गलती हो रही है फिर से, इसको ज़रा चेक करो। 5 7 3 2 5 2 10 21 2 2 4 -1। अच्छा, अब हम यहाँ रखते हैं -22 और 9 3 27, 29 23। ठीक है, आ तो रहा है। -11 यहाँ रख दो, 18 यहाँ रख दो, ठीक है, सही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसे बोलते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन। अगर इसी में हम लोग 3 वेरिएबल देखना चाहें बेटा, तो 3 वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है ज़रा जल्दी से बताओ। 3 वेरिएबल इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, a1x प्लस b1y c1z प्लस d1, प्लस नहीं है, इक्वल टू d1, a2x b2y C2z D2, A3x B3y C3z D3,
इसे बोलते हैं हम लोग 3 वेरिएबल इक्वेशन। आपने क्या किया, इसमें डी फाइंड किए पहले, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर इसमें मैंने dx फाइंड कर लेना है बेटा। x वाला कॉलम हटाकर कांस्टेंट रखो, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर आपने dy फाइंड कर लिया बेटा। dy वाले में y वाला प्लेस हटा दो, ये y वाला प्लेस हटाकर कांस्टेंट, दिस इज dy। फिर हम dz फाइंड करेंगे, तो जब dz निकालेंगे तो dz z वाला कॉलम हटाएंगे, d1 d2 d3, दिस इज कॉल्ड dz। अब आपने x निकालना है, दैट इज dx अपॉन d, y निकालना है dy अपॉन d, z निकालना है dz अपॉन d। दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल। ठीक है, इतना नोट करो। मैं इसको ज़रा अभी एक एग्जांपल देता हूँ इस पर भी बेस्ड। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया, टाइम बचाने के लिए आपके क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर लिया। हमारे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन है, दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4। हमने सभी के d, dx, dy, dz निकाल लिए। कैसे d निकालते हैं, देखिए सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स 1 2 1 1 2 1, x के कोफिशिएंट, y के -1 1 -2 1 -1 -1, ये हो गया d कंप्लीट। अब अगर हमें जब dx लिखना है, dx लिखने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि x वाला कॉलम हटा दो और इसकी जगह कांस्टेंट रख दो 1 2 4। देखो 1 2 4, बाकी y और z सेम। फिर dy लिखना है तो y वाला कॉलम हटाकर वहाँ पर कांस्टेंट 1 2 4, x और z सेम। फिर dz निकालना है तो z वाला कॉलम हटाकर x y सेम। फिर मैंने इसको इधर सिंप्लीफाई कर लिया, सीधा सीधा एक्सपैंड थ्रू r1, d को एक्सपैंड थ्रू r1, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपैंड थ्रू r1। तो पहले d निकाला वो -9 आया, dx निकाला वो भी -9 आया, dy निकाला वो भी 9 आया, dz निकाला 9 आया। x की वैल्यू dx अपॉन d दैट इज -1, -9 बाई -9 1, y z तीनों वैल्यूज़ हमारी फाइंड कर ली गई हैं। इसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भी। हम जैसे ये इक्वेशंस बना रहे हैं तो कंसिस्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी इक्वेशंस का। तो ये जो हमने x y z की वैल्यू निकाली, ये हमने इक्वेशन ठीक से अरेंज की होंगी तभी इनमें x y z की वैल्यू आ रही है। अगर इसमें मैंने कुछ मिस्टेक करी होती या कुछ उल्टी सीधी बनाई होती तो वो सोल्यूशन भी हमें ना मिलता। लाइक अगर मैं यहाँ पे d 0 कर दूँ तो सब x y z इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो इस पोजीशन को ही हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब x y z की प्रॉपर वैल्यू, रियल वैल्यू मिल जाती है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, यानी हमने सही इक्वेशन कंसिस्ट की है। लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, d 0 आने लग जाए, dx 0 dy 0 dz 0, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि पहला पार्ट, इफ़ d इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पहला काम कंप्लीट, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर d 0 आ जाता है, सपोज दैट, बस यहीं से 2 पार्ट्स डिवाइड होंगे बेटा, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है और समझना है।
इसमें हम dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे। सपोज ये तीनों ज़ीरो आ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं मे और मे नॉट कंसिस्टेंट, मे और मे नॉट कंसिस्टेंट। लेकिन अगर एक भी ज़ीरो ना आए, dx इज़ नॉट ज़ीरो और dy इज़ नॉट ज़ीरो और dz इज़ नॉट ज़ीरो, तो हम इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। यहाँ पे तो ये काम स्टॉप हो गया, लेकिन सारी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ गई, क्योंकि फिर सवाल जो उठ रहा है कि ये मे और मे नॉट कंसिस्टेंट। तो हम लोगों को यहाँ पर एक फर्दर वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे z की वैल्यू हमको k अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट, हमने क्या किया, z की वैल्यू अज्यूम कर ली, और जैसे ही z की वैल्यू अज्यूम करते हैं बेटा, तो इक्वेशन की शक्ल जो है वो ऐसी बन जाती है, a1x प्लस b1y d1 माइनस c1k, और दूसरी इक्वेशन बन जाती है a2x प्लस b2y माइनस d2 माइनस c2k, और a3x प्लस b3y d3 माइनस c3k। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसे 2, इसे 3। हमने ये इक्वेशंस इनिशियल वाली इक्वेशन से ही उठाई है कि यहीं से शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की एक्स्ट्रा बात। ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन फर्दर करता हूँ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन 3 इक्वेशंस में से भी कोई भी 2 इक्वेशन हम कंसिडर कर लेंगे। टेक एनी 2 इक्वेशन। सपोज मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को कंसिडर कर लिया, देन फाइंड डी, a1 a2 b1 b2। फाइंड dx, a1 a2 की जगह कांस्टेंट आएगा, d1 माइनस c1k, d2 माइनस c2k एंड b1 b2। फिर dy फाइंड करेंगे, d1 माइनस c1k, d2 माइनस, फिर यहाँ से x फाइंड करेंगे, dx अपॉन डी, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। ये दोनों जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो इन टर्म्स ऑफ k होगी। अच्छा, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3 if satisfy, then equations are consistent and has infinite solution. Otherwise inconsistent. ये फाइनली कंक्लूजन है इसका कि जो मे और मे नॉट कंसिस्टेंट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये क्रैमर्स रूल का बड़ा अजीबोगरीब लॉजिक है। अब अगर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें इस पर, एक एग्जांपल देखना चाहें तो आपके सामने एक मैंने एग्जांपल लिख दिया है कि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन है। इसमें जब आप डी फाइंड करते हैं तो डी कैसे निकलता है, 3 2 1 -1 1 -2 2 3 एंड -1। आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, मैं चेक कर चुका हूँ। dx फाइंड करिए। जैसे ही dx फाइंड किया आपने, dx की जगह पर कांस्टेंट आ गया 3 5 1 -1 1 -2 2 3 -1। ठीक है, ये 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको भी क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, पहले इतना आप समझ लो, कॉपी कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ दोनों बातों को, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर d 0 आ जाए और इन तीनों में कोई एक 0 ना आए तो वो इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन कहलाता है। तो पहला पार्ट अभी मैं ये करूँगा, फिर ये क्वेश्चन लगाऊंगा।
अभी बेटा हमने आपको बताया कि ये 3 वेरिएबल इक्वेशन थी, मैंने डी फाइंड किया और डी एक्स फाइंड किया, यानी हम अभी केवल एक पार्ट प्रूव कर रहे थे। जैसे ही डी निकाला हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, 3 दैट इज़ -1 माइनस +6 +1 -2 -3 +2 -4 -1. Now this is 15 -5 -10, it is 0. पहला 0 आ गया, हमने पहले ही कहा था आपसे कि ये 0 आएगा। तो dx इसको फाइंड करते हैं, 3 -1 +6 +1 -5 -3 and +2 -10 -1. 15 -8 -22. आई थिंक ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि जब d 0 आ जाए और dx या dy या dz में कोई एक 0 ना हो, हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यहीं पर लिख देंगे कि दिस इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, d 1 3 5 2 -2 -6 3 4 5, फिर dx के लिए कांस्टेंट 6 19 32 एंड dy 2 -2 -6 3 4 5। dy के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, जो भी टर्म दिया जाए उसका पोजीशन रिप्लेस करके कांस्टेंट में ले आओ। 1 3 5 सही है, बट ये y वाला कॉलम जो था वो हट जाएगा, वहाँ पर एक कांस्टेंट आएंगे d वाले, d 6 19 32 3 4 5। फिर dz निकालेंगे बेटा, वो 1 3 5 दैट इज़ 2 -2 -6 1 19 32। कोइंसिडेंटली ये सब 0 आ रहे हैं बेटा, ये मैं पहले से क्रॉस चेक करके बैठा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये चारों 0 आ गए, ये तो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, जैसे ही ये 0 0 आ गए आपने तुरंत लिखा लेट z इज इक्वल्स टू k। अब इक्वेशंस बन गई x + 2y इज इक्वल्स टू 6 - 3k। यहाँ से 3x - 2y बराबर 19 - 4k एंड 5x - 6y बराबर 32 - 5k। अब कोई भी दो इक्वेशंस बेटा ले लेंगे हम लोग, जैसा मैंने स्टेप सिखाया था कि 1 और 2 ले लो और इनको सॉल्व कर लो। x + 2y बराबर 6 - 3k एंड 3x - 2y बराबर 19 - 4k। यहाँ से d फाइंड करेंगे 1 3 2 -2, इट विल बी -4 and -6, दैट इज कहीं कुछ गलती, कोई गलती नहीं है, -2 and -6 -8, ठीक है। जरा dx निकाल लो, तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लो, अभी क्लियर हो जाएगा। 6 - 3k 19 - 4k 2 and -2। चलो सॉल्व करते हैं जरा dx, अभी अपने आप डिवाइड करके आ जाएगा। -12 + 6k -38 + 8k। नाउ वी हैव -50 + 14k। वेरी गुड। अगर हम x निकालें तो चुपचाप 25 - 7k/4 दिख रहा है। y आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर दो एग्जाम्पल लगाए
कभी कभी होता है कि थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए आपको भी चलना पड़ेगा तेज़ बेटा। वजह यह है क्योंकि हम लोगों को एक फ़िक्स टाइम इंटरवल में अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। बट आपको करना क्या है, अच्छी चीज़ क्या है कि वीडियो है, आपने 2 बार रिपीट करके देख लिया, 3 बार रिपीट में वर्ड्स तो बदलेंगे नहीं, नाम ही मेथड चेंज होगा, बट आपको ही प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है। तो आज हमारा ये डिटर्मिनेंट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसकी और मैट्रिसेस की एक हम अभी कंबाइंड क्लास लेंगे बीच में कभी भी, वो मैं स्पेशल क्लास ऑन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस करके रखूँगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।